नमस्कार। किताब, किस्से और कहानियों में आज हम चर्चा करेंगे एक किताब, बहारें फिर न आएंगी। ये एक उपन्यास है। अब बहुत से लोगों को एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये तो बहारें फिर भी आएंगी होना चाहिए, लेकिन बहारें फिर भी आएंगी एक फिल्म थी जो 60 के दशक में आई थी। मैं बात कर रहा हूँ एक उपन्यास की। उपन्यास पतला है और भारत का जो 19वीं शताब्दी का सामंती समाज है उसके बारे में ये चर्चा करता है और उसका बहुत ही खूबसूरत विवरण देता है। इसके लेखक हैं राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह। राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह की भी बड़ी गज़ब की कहानी है। वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अपनी नौकरी, अपना काम सब छोड़ के जो था देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। फिर जब भारत आज़ाद हो गया तो वो बिहार की विधानसभा के सदस्य चुने गए और बाद में भारतीय संसद के भी सदस्य चुने गए। वो खुद एक सामंती परिवार से आते थे। क्योंकि सामंती परिवार से आते थे तो अपने परिवेश को बहुत अच्छे ढंग से समझते थे। अब जो व्यक्ति अपने परिवेश को बहुत अच्छे ढंग से समझता है वो दो काम करता है, या तो उस बात को छिपाने की कोशिश करता है, या उससे बचने की कोशिश करता है, या उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलने की कोशिश करता है। राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह इन दोनों ही परेशानियों से, या कहें इन दोनों ही बीमारियों से कोसों दूर थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास जो भोजपुर का इलाका है, यहाँ पर एक सामंती परिवार की कहानी को अपनी नॉवल का हिस्सा बनाया। उपन्यास चर्चा करता है एक राजा साहब, जिनको कि राजा साहब का खिताब दिया गया था नवाबों द्वारा। वो नवाब जो कि औरंगज़ेब के बाद जो परवर्ती मुग़ल थे उनके दरबार में उठा बैठा करते थे। तो मनसबदार और नवाबों की अपनी बहुत बड़ी जागीरें थीं और वो बड़े शक्तिशाली भी थे। तो उनमें से किसी एक बड़े मनसबदार ने इनको राजा का खिताब दिया था, और ये बनारस के आसपास और गोरखपुर या बलिया, इनके बीच में कहीं उनकी बड़ी सी रियासत थी। बड़ी सी रियासत कहें तो एक ज़मींदारी थी, बड़ी ज़मींदारी थी। और उस परिवेश में ये कहानी शुरू होती है। राजा साहब हैं, उनका एक पुत्र है और एक पुत्री है। ये भी एक बड़ी बात है कि उस ज़माने के परिवारों में इतना छोटा परिवार, सिर्फ दो ही बच्चे। लेकिन उन्होंने शायद नेहरू की जो परिवार नियोजन की नीति थी, या आबादी को नियंत्रित करने की जो नेहरू की बड़ी मंशा थी, उससे भी राजेश्वर नारायण सिंह प्रेरित रहे होंगे, और उन्होंने इस तरीके का ही कैरेक्टर गढ़ा, इस तरीके का परिवार गढ़ा जिसमें कि राजा साहब के दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटे की शादी हो चुकी है और बेटी की शादी होनी है। बेटे की बहू है, उनके बच्चा नहीं हो रहा है, और साथ में घर के बगल में एक परिवार है, मुस्लिम परिवार, जिसको कि उन्होंने एक बुरे समय में अपने यहाँ शरण दी थी। अब वो भी घर का हिस्सा हो गए। इसके अलावा थोड़ी ही दूर पे एक हवेली है उनके चाचा की, लड़के के चाचा की, जो कि खुद राज संभालने में छोटा मोटा अपना योगदान देते हैं। और राजा साहब के भाई हैं तो जीवन शैली भी उनकी वैसी ही है, लेकिन वो काफ़ी अय्याश किस्म के हैं। और ज़्यादातर पुरुष जो हैं वो, उनकी एक शादियां हैं, कुछ समय बाद उन्होंने दो शादियां करी हैं, और इसके अलावा कुछ खवास और खवासिन हैं। ये एक ऐसा तबका है जिसके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। खवास और खवासिन दास और दासियों से या नौकर नौकरानियों से थोड़ा सा ऊंचे उठ के होते थे। इनको बहुत सारी वो चीज़ें पता थीं जो कि दास दासियों को नहीं पता थीं। जैसे उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा आता था, बड़े वाकपटु होते थे, साफ सुथरे रहते थे, और
बड़े विश्वासपात्र होते थे अपने मालिकों के। तो मालिकों के विश्वासपात्र नौकरों का एक पूरा तबका खड़ा हो गया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये नौकर कुछ परिवारों में इतने शक्तिशाली हो जाते थे क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार की सेवा करते थे। उनकी सेवा से खुश होकर उन्हें कभी कदा छोटी मोटी ज़मीन दे दी जाती थी, सोने के गहने दे दिए जाते थे। कई बार तो उनके जो लोग थे, उनके पुरुष और उनकी स्त्रियों की शादी में भी ये परिवार, राजाओं के परिवार या ज़मींदारों के परिवार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इन लोगों के लिए भी, ये खवासिनों के लिए भी ये बड़े फ़क्र की बात थी, ये बड़े गौरव की बात थी कि वो एक परिवार को पिछले 5 या 6 पीढ़ियों से उसके साथ जुड़े हुए हैं और उनके विश्वास पात्र का काम कर रहे हैं। तो इस उपन्यास में भी ऐसी ही एक खवासिन है जो कि राजा साहब के लड़के की पत्नी के साथ जुड़ी हुई है। देखने में बहुत खूबसूरत है, वाकपटु है, काम करती है और साथ में बहुत ज़्यादा उसके प्रति समर्पित भी है। और जैसा कि उस ज़माने में होता था कि राजा साहब के बेटे के शारीरिक संबंध दोनों से हैं, अपनी पत्नी से भी और खवासिन से भी। और अजीब बात यह होती है कि खवासिन के पहले बच्चा होता है और उसके कुछ वर्षों बाद राजकुमार की जो पत्नी हैं वो बेटे को जन्म देती हैं। ये तो एक तब हिस्सा हो गया कहानी का। उसी समय उनके जो चाचा हैं वो दूसरी शादी करते हैं क्योंकि पहली शादी से कोई संतान नहीं है। दूसरी शादी जो करते हैं वो एक काफ़ी युवा महिला से करते हैं और उससे शादी करने से परिवार के अंदर थोड़ी सी कानाफूसी होती है, लेकिन आम तौर पर कोई बातचीत नहीं होती क्योंकि ये बहुत आम बात थी कि एक बड़ी उम्र का आदमी एक खासी कम उम्र की महिला से शादी कर लेगा। और उस ज़माने में ये बहुत ही प्रचलित प्रथा थी। खैर, वो नई बहू आती हैं जिन्हें नई चाची कहा जाता है। नई चाची जो हैं वो राजकुमार और उसकी पत्नी की उम्र की हैं, तो इन लोगों से उनका मिलना जुलना बढ़ जाता है। लेकिन कोई कारण ऐसा है कि चाचा के फिर भी संतान नहीं हो पा रही है और धीरे धीरे गांव में कानाफूसी होने लगती है कि जो नई चाची हैं वो अपना जो खवास है उसके करीब होती जा रही हैं। कुछ ही महीनों बाद वो गर्भवती हो जाती हैं, अपने घर चली जाती हैं। 1-2 साल बाद घर से लौटती हैं तो उनके हाथ में एक बच्चा होता है। तमाम तरह की अटकलें लगती हैं, लेकिन गांव, आसपास के 10 गांवों में जहां जमींदारी है वहां सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ है। परिवार में भी सब लोग जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है क्योंकि ये सदियों से नियम था जमींदार और बड़े राजाओं के परिवारों में कि उनके जो दास, खासतौर से खवास और खवासिन थीं, वो उनके लिए वारिस हमेशा पेश कर देते थे। कई बार अगर रानियां मां नहीं बन पा रही हैं तो खवासिन का बच्चा जो था वो काम में आ जाता था। और कई बार अगर राजा के कारण बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो जो बड़ा विश्वस्त खवास होता था उससे रानी का साथ होता था और एक वारिस पैदा हो जाता था। एक और अंतर था कि राजकुमार या राजा का खवासिन से जब कोई संतान पैदा होगी और उसकी अपनी पत्नी से कोई संतान पैदा हुई है, तब खवास के बच्चों का कोई भी अधिकार उसके राज सिंहासन पर नहीं होता था। हाँ, उसको कुछ गांव की जमींदारी ज़रूर दे दी जाती थी,
कुछ गांव मतलब एक दो गांव की ज़मींदारी दे दी गई और वो अपने आप में एक छोटे मोटे ज़मींदार हो जाते थे। लेकिन शर्त ये रहती थी कि उनकी माँ यहाँ पर इस परिवार में काम करती रहेंगी। ख़ास तौर से अगर खवासिन के बेटा हुआ है तब परिस्थितियाँ बदल जाती थीं, क्योंकि बेटों के अंदर हमेशा ये महत्वाकांक्षा होती है कि वे कहीं ना कहीं राज करें, अपना एक प्रभुत्व जमाएं, अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस तैयार करें। तो होता क्या था कि उनको जब भी एक ज़मींदारी नई दे दी जाती थी, छोटी सी ज़मींदारी कि 2 गांव की, 1 गांव की, जितना भी राजा की संवई थी उतना, तो उसकी माँ को और उसके पिता को हमेशा राजा अपने घर में खवासिन की तरह रखता था, पूरी इज्जत के साथ रखता था, लेकिन रखता अपने ही घर में था ताकि जो लड़का उनसे दूर की भेजा गया है वो कभी बगावत न करे। वो एक तरीके का इंश्योरेंस था, उस बच्चे के माँ बाप इस घर में एक इंश्योरेंस की तरह रखे जाते थे। सब लोग इस बात को समझते थे, यही तरीका था वहाँ पर, लेकिन सब अमूमन अपनी हदों में रहते थे। तब तक जब तक कि कोई बहुत बड़ी विपदा न आन पड़े, कोई नए राजा हमला कर दे, कोई बड़ी त्रासदी हो जाए, जैसे कि बाढ़ आ जाए या भुखमरी हो जाए या अकाल पड़ जाए, जिसमें कि फिर जो स्थापित नियम थे वो टूटते थे और फिर नई पावर स्ट्रगल होती थी, सत्ता के लिए लड़ाई होती थी, सियासत होती थी और कुछ नए राजा उभरते थे, कुछ नए लोग उभरते थे ऐसे जो कि नए ज़मींदार बनते थे और पुराने ज़मींदार जो थे या तो मारे जाते थे या पीछे भाग के कहीं और चले जाते थे। लेकिन ये बदलाव तभी होता था जब इस तरीके की कोई बहुत ही बड़ी दुर्घटना या बहुत बड़ी घटना घटे, वरना जैसा चलता था वैसा ही चलता रहता था और ऐसा पीढ़ियों होता था। तो यही इस कहानी में दिखाया है कि यहाँ पर ऐसा चल रहा है, राजा रोज़ सुबह अपने दरबार में जाके बैठते हैं और अपने गांव वालों से लगान की बात, खेती की बात, इसकी बात, उसकी बात ये करते रहते हैं। गांव वाले उनसे तमाम तरीके की मदद मांगने आते हैं, तमाम तरह का लगान देने आते हैं और इसी बीच में उसकी छोटी बहन की शादी तय हो जाती है। अब शादी जो है वो साल भर बाद होनी है, लेकिन उस शादी के लिए लोग हाथी पे चढ़ के बारात आएगी और बारात कहा गया है कि 2,500 लोगों की बारात आएगी और 2,500 लोगों की बारात को ठहराने के लिए किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक पूरे शहर का, तंबुओं के एक पूरे शहर का निर्माण करवाया जा रहा है और एक किस्म से पूरे गांव और आसपास की जितनी ज़मींदारी है उसमें यह सबसे बड़ा उत्सव हो गया है कि भाई ज़मींदार की बेटी की शादी हो रही है। उसमें सब लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ न कुछ मदद कर रहे हैं या उनको काम दिया जा रहा है, तो एक पूरी की पूरी कहें अर्थव्यवस्था शादी के चारों तरफ खड़ी हो गई है। किताब में एक चीज़ और भी गज़ब की है, वो ये कि जो महिलाएं घर के अंदर रहती हैं वो आम तौर पर घर के बाहर कभी नहीं जाती मंदिर छोड़ के। ये भी बात है कि घर बहुत बड़ा है, महल जैसा है, उसमें आता है, बहुत बड़ा एक बाग है, तो महल जिसमें वो रहती हैं उसका दायरा करीब करीब 1 किलोमीटर का है। फिर भी महल के बाहर जाना ये एक बहुत बड़ी बात है और या तो आप अपने नंसार जा रही हैं और या फिर आप महल के अंदर हैं। महल के अंदर से अगर बाहर निकलेंगी तो आप सिर्फ मंदिर तक जा सकती हैं, इसके बाहर नहीं जा सकती। फिर भी उसके अंदर लोगों की, महिलाओं की आपस में जो जिंदगियां हैं वो इतनी खूबसूरती से बिनी हुई हैं और वो लोग जिस तरह से आपस में बात करती हैं, चुहल करती हैं, कटाक्ष करती हैं, वो कई स्तर पे इतना बोल्ड है कि आज अगर कोई सुने तो वो हैरान रह जाएगा। जिस तरीके की बातचीत वो लोग एक दूसरे से करती हैं कि, और कटाक्ष में ये है कि वो बड़े
भौड़े कटाक्ष हैं कई स्तर पे, काफ़ी भौड़े कटाक्ष आज की भाषा में लगेंगे, लेकिन वो लोग बड़े आराम से एक दूसरे से बात कर रही हैं। लेखक की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि उसने इस सब तौर तरीकों को भी इतनी शालीन भाषा में लिखा है कि पढ़ने वाले को 2 बार पढ़ना पड़ता है ये समझने के लिए कि अच्छा बात ये कही गई थी। तो ये मुझे लगता है राजेश्वर दयाल की बड़ी काबिलियत है कि भाषा पे उनका पूरा कमांड है, इतनी चुस्त, इतनी सधी हुई भाषा है। और शैली ये है कि एक कहानी जैसे आज का सोप ओपेरा होता है उसी की तरह चल रही है, आराम से। हर दिन लोग उठते हैं तो फिर आज खाना खाया तो इस तरह से बाल गुथे, तो इस तरह से नहाए, तो ये बातें हुई, वो लोग मिलने चले आए, ये मिलने चले गए, आज गहना बनवाने वाला आया था, आज पंडित आया था जन्मपत्री देखने। इस तरीके की बातें होती रहती हैं। और आधी उपन्यास तक आते आते आपको लगता है कि भाई कहानी क्या है, कहानी क्यों नहीं बढ़ रही है। और थोड़ी देर बाद आपको ये लगने लगता है कि जैसे आप उस पूरे परिवार में ड्रोन की तरह, या जैसे कहते हैं मक्खी की तरह, एक कोने में दीवार पे चिपक के बैठे हुए हैं और रोज का होना देख रहे हैं। ये तो ठीक है, पर जैसे सास बहू की कहानी आगे नहीं बढ़ती, वैसे ये कहानी भी आगे नहीं बढ़ रही है और करीब करीब किताब का अंत आ जाता है। और अंत में किताब में एकदम से एक ट्विस्ट आता है जिसमें कि राजकुमार का अपनी पत्नी से जो बच्चा है, बेटा, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। और ऐसे में खवासिन, जिसके कि 2 बच्चे हैं, एक बेटा राजकुमार से और एक बेटी अपने पति से, वो तड़पने लगती है अपने मालिक के लिए कुछ करने के लिए, किसी तरह से बच्चे की जान बचाने के लिए। और फिर अंत में वो किसी बड़े ज्योतिषी के पास जाती है और उसके बाद एक तांत्रिक के पास पहुंचती है और तांत्रिक उससे कुछ मांगता है और वो उसकी उस कीमत को चुका देती है। और राजकुमार का बेटा बच जाता है। और अंतिम 2 पेज में, अंतिम 2-3 पेज अगर मान लीजिए, उसमें कहानी एकदम से ट्विस्ट लेती है और अंत हो जाती है। आज का जो पाठक है उसको बड़ा अजीब लग सकता है ऐसी किताब पढ़ के कि भाई ये कौन सी कहानी हुई है, लेकिन इस कहानी में साधारण कहानी लिखने में वाकई बहुत ज़्यादा काबिलियत की ज़रूरत होती है कि हर दिन की घटनाओं का जिक्र बराबर बराबर होता जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है, कुछ ऐसा रोचक है जो आपको बांधे रखता है उस अंतिम क्षण के लिए, जहाँ पे कि खवासिन जो है वो अपनी पूरी की पूरी जो लॉयल्टी है या अपनी जो प्रतिबद्धता है उस परिवार के लिए, उसकी सबसे बड़ी कीमत चुका देती है। तो एक ऐसा दौर या एक ऐसा समय इतिहास का जहाँ पे कि लोग अपने दायरों में रहते थे, जहाँ पे कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति अपना लॉयल्टी या एक दूसरे के प्रति वफादारी, ये बहुत बड़ी बातें थीं और लोग इसके लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार थे। एक ऐसा दौर जहाँ लोग एक दूसरे का ध्यान रखते थे, एक ऐसा दौर जहाँ पे कि लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहने को अच्छा माना जाता था, उसको वज़न दिया जाता था और इस बात का ख्याल रखा जाता था कि पुराने और नए के बीच में जो अंतर है वो बरकरार रहे। हमको 100-150 पेज की इस किताब में एक ऐसे दौर की झलक मिलती है जो कि
परफेक्ट तो नहीं था, आदर्श तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक जीवन शैली थी, ऐसी जीवन शैली जिसमें कि बहुत खूबसूरती भी थी, कई जगह बहुत अत्याचार भी थे, लेकिन जो था, जहाँ था, जैसा था, वो अपने जीवन की परिस्थितियों को अपनी नियति मान के बड़ी खूबसूरती से उस नियति को निभाता था। सही है कि गलत है, ये चुनाव मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन उसमें उस जीवन में एक खास किस्म की गहराई थी। हो सकता है वो गहराई आज ज़रूरी ना हो, लेकिन ये किताब जो है आपको उस जीवन शैली की बड़ी खूबसूरत झलक दिखाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और किताब के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।